Students, today I'm here again before you to start or to complete the remaining part of the chapter Landscape of the Soul. And I taught you the starting part of the chapter yesterday, and in that part you learnt lots of types of paintings and art forms you can say. तो इस चैप्टर में आपने जो आर्ट फॉर्म्स लर्न की हैं उसी आर्ट फॉर्म को यहाँ आगे और डिस्क्राइब किया गया है, और उसमें एक एग्ज़ाम्पल भी आपको मेंशन किया गया है नेकचंद का। नेकचंद ने एक रॉक गार्डन बनाया था वेस्ट मटेरियल से, विच इज़ सिचुएटेड इन चंडीगढ़। इफ़ यू हैव अ चांस टू विजिट दैट, प्लीज़ विजिट, दैन यू कैन अंडरस्टैंड वेल। ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्लाइड. So let's come to the another slide. This is even more true in the case of horizontal scroll, in which the action of slowly opening one section of the painting, then rolling it up to move on to the other, adds a dimension of time which is unknown in any other form of painting. और ये जो है हॉरिजेंटल स्क्रॉल जो है उसका केस बिल्कुल सही है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ एक एक्शन प्रेजेंट किया गया है इन विच द एक्शन ऑफ स्लोली ओपनिंग वन सेक्शन ऑफ द पेंटिंग, जिसमें कि पेंटिंग का एक सेक्शन धीरे धीरे ओपन होता है और फिर वो रोल करता हुआ दूसरे पर पहुँच जाता है। मतलब कि आप पेंटिंग में ही विजिट कैसे कर सकते हो, एट्स अ डायमेंशन ऑफ टाइम। और ये चीज़ जो है, ये क्वालिटी जो है वो टाइम जो है वो शो करती है, मीन्स डायमेंशन जो है टाइम का उसको शो करती है, मतलब उसका परिमाण जो है, आयाम जो है वो शो करती है, जो कि पेंटिंग की अदर फॉर्म्स में बिल्कुल अननोन है, वो नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है अदर फॉर्म्स में, जो इस फॉर्म में पॉसिबल है। और ये फॉर्म कौन सी है? इट्स अबाउट द चाइनीज़ पेंटिंग, क्योंकि उनके पास में ना एक तरीका होता है अलग अलग तरीके से उस पेंटिंग को देखने का, दैट्स वाई इट्स फॉर चाइनीज़ पेंटिंग्स. ओके, it also requires the active participation of the viewer, who decides at what pace he will travel through the painting, a participation which is physical as well as mental. उस पेंटिंग में विजिट करने के लिए किसी भी पर्सन का एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है। जो व्यूअर है, जो उस पेंटिंग के थ्रू विजिट करना चाहता है, तो उसके लिए एक एक्टिव पार्टिसिपेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। who decides at what pace he will travel through the painting, जो ये तय करता है कि किस स्पीड से वो उस पेंटिंग को या पेंटिंग की विज़िट करेगा। ये उस चीज़ पर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से उस पेंटिंग में विज़िट करेगा, किस स्पीड से करेगा। और ये पार्टिसिपेशन जो है वो या तो फिज़िकल हो सकता है या मेंटल हो सकता है, मतलब फिज़िकली भी आप विज़िट कर सकते हो उस प्लेस को, या मेंटली आप उस पेंटिंग के थ्रू उस प्लेस को विज़िट कर सकते हो। द चाइनीज़ पेंटर डज नॉट वॉन्ट यू टू बोरो हिज आइज़, और चाइनीज़ पेंटर्स जो होते हैं वो ये नहीं चाहते हैं कि आप उनकी नज़रों से देखो। ही वॉन्ट्स यू टू एंटर हिज माइंड, बल्कि वो तो ये चाहता है कि आप उसके माइंड में एंटर करो। द लैंडस्केप इज़ एन इनर वन, अ स्पिरिचुअल एंड कंसेप्चुअल स्पेस। और ये लैंडस्केप जो है, जो चाइनीज़ पेंटिंग्स में होता है, चाइनीज़ पेंटर जो क्रिएट करते हैं, तो ये लैंडस्केप जो है वो एक इनर वन है, जो कहा गया है स्पिरिचुअल है और कंसेप्चुअल है। कंसेप्चुअल स्पेस जो है उसका मतलब होता है कि इमेजिनेटिव वर्ल्ड, कि आप जब कुछ इमेजिन करते हो ना, वो इमेजिनेशन उस पेंटिंग में जब आपको नज़र आती है, उसी को कंसेप्चुअल स्पेस कहा जाता है। तो चाइनीज़ पेंटर ही है जो चाहता है कि डायरेक्टली आप उसके मन में चले जाओ, उसके माइंड में एंटर करो और उस लैंडस्केप को समझने की कोशिश करो, जो कि एक इनर वन लैंडस्केप है और स्पिरिचुअल और कंसेप्चुअल स्पेस है। दिस कॉन्सेप्ट इज एक्सप्रेस्ड एज शेंशुई, और इसी कॉन्सेप्ट को एक्सप्रेस किया गया है शेंशुई के रूप में। लिटरली माउंटेन वाटर विच यूज टुगेदर रिप्रेजेंट द वर्ड लैंडस्केप। इस वर्ड का मतलब होता है माउंटेन वाटर, पर्वतीय पानी। ओके, शेंशुई का मतलब होता है हम इस पर्वत और जल मीन्स माउंटेन और वाटर को एक साथ यूज़ करते हैं, दोनों वर्ड्स को, तो वो दोनों वर्ड मिलकर एक अलग मीनिंग रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज़ लैंडस्केप. ओके, मोर देन टू एलिमेंट्स ऑफ एन इमेज, दीज रिप्रेजेंट टू कॉम्प्लीमेंट्री पोल्स. और किसी भी इमेज में दो से ज़्यादा एलिमेंट्स का होना प्रेजेंट करता है कॉम्प्लीमेंट्री पोल्स को, मतलब कि वो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं. रिफ्लेक्टिंग
द दाओइस्ट व्यू ऑफ द यूनिवर्स। और ये जो इमेज है, जो भी कोई भी इमेज है, कोई भी सीन है, वो क्या रिफ्लेक्ट करती है? दाओइस्ट व्यू को भी, जो यूनिवर्स का दाओइस्ट व्यू है उसको भी रिफ्लेक्ट कर। दाओ जो थे वो जो पूरे इस वर्ल्ड के बारे में जो उनका नज़रिया था देखने का, उस चीज़ को भी ये वर्ड्स शो करते हैं। एंड ahead I'll explain the proper meaning of the word mountain and water. Okay, so listen me carefully. The mountain is yang, reaching vertically towards heaven, stable, warm and dry in the sun, while the water is yin, horizontal and resting on the earth, fluid, moist and cool. माउंटेन को यांग बताया गया है, यांग और यिन। तो यहाँ जो माउंटेन है वो सीधा किसकी तरफ पहुँच रहा है? स्वर्ग की तरफ पहुँच रहा है और बिल्कुल स्थिर है, कोई मूवमेंट नहीं है, वो गर्म है और धूप में सूखता है। मतलब वाटर वेपोरेशन जो होता है, इवेपोरेट जब होता है वाटर, तो उस चीज़ को यहाँ पर शो किया गया है। तो वो धूप में पानी उड़ता है। और जबकि जो पानी है मीन्स यहाँ, लेट मी एक्सप्लेन यू अगेन, तो यहाँ जो मीन्स माउंटेन है वो सीधा स्वर्ग की तरफ पहुँचा, मतलब उनकी हाइट बहुत ज़्यादा होती है, एक जगह ठहरे हुए होते हैं, वो मूव नहीं कर सकते, धूप की वजह से वो गर्म हो जाते हैं और शुष्क हो जाते हैं, मतलब उन पे अगर पानी भी गिरा हुआ है तो वो उड़ जाएगा। और जबकि अगर हम पानी की बात करें, यहाँ पर पानी को बोला गया है यिन, वाटर को किसका नाम दिया गया है? यिन से कंपेयर किया गया है, जो कि बिल्कुल समतल होता है और पृथ्वी पर खड़ा हुआ होता है। ओके, पृथ्वी पर पड़ा होता है, बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में होता है, मॉइस्ट होता है और कूल होता है, ठंडा पानी होता है। पानी तो कैसा होता है आप लोग जानते हो कि वो नीचे फैल सकता है, ठंडा रहता है, फ्लूइड होता है। द इंटरेक्शन ऑफ यिन, द रिसेप्टिव फेमिनिन एस्पेक्ट ऑफ यूनिवर्सल एनर्जी एंड इट्स काउंटर पार्ट यांग, एक्टिव एंड मैस्कुलिन, इज ऑफ कोर्स अ फंडामेंटल नोशन ऑफ दाओइज्म। और यहाँ जो यिन का इंटरेक्शन दिया गया है वो उसमें क्या बताया गया है कि जो यूनिवर्सल एनर्जी होती है, यिन उसे रिसेप्ट करता है, मतलब एब्जॉर्ब करता है अपने अंदर, और इसे एक फेमिनिन एस्पेक्ट बताया गया है। एंड इट्स काउंटर पार्ट यांग, और इसका जो अपोजिट पार्ट बताया गया है यांग, वो एक्टिव और मैस्कुलिन होता है, इज ऑफ कोर्स अ फंडामेंटल नोशन ऑफ दाओइज्म। जो पूरी प्रोसेस दी गई है वो एग्जैक्टली किसका फंडामेंटल नोशन है? दाओइज्म का। ओके, दाओ के अकॉर्डिंग ही ये उनके थॉट्स हैं जो यहाँ प्रेजेंट किए गए हैं। What is often overlooked is an essential third element, the middle void where their interaction takes place. यहाँ पर यिन को प्रेजेंट किया, यांग को प्रेजेंट किया, लेकिन इन दोनों के बीच में जो प्लेस होता है, जो ब्लैंक स्पेस होता है, वो यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो void जो है, void किसे कहते हैं? ब्लैंक स्पेस को कहा जाता है void। तो दोनों के बीच में, यिन और यांग के बीच में जो ब्लैंक स्पेस है उसको थर्ड एलिमेंट, एसेंशियल थर्ड एलिमेंट बोला गया है। द मिडल वॉइड वेयर देयर इंटरेक्शन टेक्स प्लेस, और वो मिडल वॉइड, वो मिडल स्पेस, ब्लैंक स्पेस जहाँ पर इन दोनों का इंटरेक्शन होता है। दिस कैन बी कंपेयर्ड विद द यौगिक प्रैक्टिस ऑफ प्राणायाम, जैसे कि हम प्राणायाम जो होता है यौगिक प्रैक्टिस, उसके साथ कंपेयर कर सकते हैं, जिसमें कि ब्रीथ इन, रिटेन, ब्रीथ आउट। योगा में, प्राणायाम में क्या होता है? ब्रीथ इन, ब्रीथ किया जाता है, सांस ली जाती है अंदर, रिटेन उसको रोका जाता है, एंड ब्रीथ आउट, और उसे छोड़ दिया जाता है। द सस्पेंशन ऑफ ब्रीथ इज द वॉइड वेयर मेडिटेशन अकर्स, और यहाँ पर ब्रीथ का जो सस्पेंशन है वही वॉइड है जहाँ मेडिटेशन होता है। द मिडल वॉइड इज एसेंशियल, और ये मिडल वॉइड जो है वो ब्लैंक स्पेस जो है ना, उसे बहुत एसेंशियल बताया गया है। नथिंग कैन हैपन विदाउट इट, क्योंकि उसके बिना कुछ नहीं हो सकता, अगर वो प्लेस नहीं होता तो दोनों का इंटरेक्शन होता नहीं। Hence the importance of the white unpainted space in Chinese landscape, और इसीलिए यहाँ उसे कंपेयर किया गया कि चाइनीज़ लैंडस्केप में जो अनपेंटेड स्पेस होता है, जो वाइट स्पेस होता है, उसकी इम्पोर्टेंस कितनी होती है। उसी की इम्पोर्टेंस उतनी ही होती है जितनी इस मिडल वॉइड की होती है यिन और यांग के लिए। और यहाँ चाइनीज़ लैंडस्केप में जो अनपेंटेड स्पेस छोड़ दिया जाता है, चाइनीज़ पेंटर्स छोड़ देते हैं, तो उसकी इम्पोर्टेंस भी वैसी ही होती है, जो उसके बिना बिल्कुल कंप्लीट नहीं हो सकती। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड।
दिस इज़ ऑल्सो वेयर मैन फाइंड्स अ फंडामेंटल रोल। और यहाँ पर एक पर्सन को उसकी मीन्स मेन फंडामेंटल रोल जो है, उसका फंडामेंटल रोल मीन्स मेन उसका पार्टिसिपेशन जो है वो मिलता है इन दैट स्पेस बिटवीन हेवन एंड अर्थ। और जो हेवन और अर्थ के बीच में जो स्पेस होता है उसमें ही बिकम्स द कंडक्ट ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन बोथ पोल्स ऑफ द यूनिवर्स। तो उन दोनों के बीच में जो स्पेस होता है, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में, वहाँ पर वो पर्सन जो होता है वो इस यूनिवर्स के दोनों पोल्स जो हैं उनके बीच एक कनेक्शन क्रिएट करता है, एक कम्युनिकेशन क्रिएट करता है। हिज प्रेजेंस इज एसेंशियल, उसकी प्रेजेंस जो है वो बहुत ज़रूरी है। इवन इफ़ इट्स ओनली सजेस्टेड, far from being lost or oppressed by the lofty peaks, he is, in Francois Cheng's wonderful expression, the eye of the landscape। उसकी पर्सन की प्रेजेंस बहुत ज़रूरी होती है, अगर उसे सजेस्ट किया जाए तो भी, ना किया जाए तो भी। फार फ्रॉम बीइंग लॉस्ट और ऑप्रेस्ड बाय द लॉफ्टी पीक, पहाड़ों की जो ऊंची चोटियाँ, लॉफ्टी पीक्स, माउंटेन पीक्स जो हैं उनके बीच में वो खुद को खो दे, तो भी यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया उस चीज़ को कि फ्रेंकोइस चेंग जो है उन्होंने अपने वंडरफुल एक्सप्रेशन में इस बात को एक्सप्लेन किया है, द आई ऑफ द लैंडस्केप। जैसा कि इम्पॉर्टेंस हर चीज़ की होती है, पेंटिंग में भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस होती है हर चीज़ की, वॉइड की, तो यहाँ पर एक पर्सन को भी वॉइड बताया गया है ना, हेवन और अर्थ के बीच में जो कनेक्शन क्रिएट होता है वो उसको बताया गया है। तो यहाँ पर उसी चीज़ को डिस्क्राइब किया है फ्रेंकोइस चेंग के वर्ड्स में, जो क्या किया है, द आई ऑफ द लैंडस्केप, कि उन्होंने कहा है द आई ऑफ द लैंडस्केप, कि जो लैंडस्केप है उसका सीन जो है वो उसकी आई होता है, ठीक है, मीन्स भूदृश्य चित्र की आँख। ओके, और ये पूरा पोर्शन जो है चैप्टर का, इसको लैंडस्केप ऑफ द सोल, एथिक्स एंड स्पिरिचुअलिटी इन चाइनीज़ पेंटिंग, जो कि स्लाइटली एडिटेड, उसको उस टाइम एडिट किया गया था व्हेन द चैप्टर वाज रिटन, तो उसमें से ही इस चैप्टर को लिया गया है, इस चैप्टर के इस पोर्शन को लिया गया है। ओके, उस बुक में से, लैंडस्केप ऑफ द सोल, एथिक्स एंड स्पिरिचुअलिटी। ओके, ये तो आपको यहाँ पर आर्ट फॉर्म्स जो हैं वो डिस्क्राइब की गई हैं। उसके जस्ट बाद में आपको एक और पोर्शन देखने को मिलेगा, गेटिंग इनसाइड आउटसाइडर आर्ट। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ आर्ट फॉर्म। ओके, so listen carefully. When French painter Jean Dubuffet mooted the concept of art brut in the 1940s, the art of the untrained visionary was of minority interest. एक फ्रेंच पेंटर थे जीन डुबेफर, उन्होंने 1940 के दशक में आर्ट ब्रूट की जो धारणा थी, आर्ट ब्रूट का जो नोशन था, कॉन्सेप्ट था, उसको उन्होंने प्रेजेंट किया था। और तब जो ट्रेंड विजनरी थे, अनट्रेंड जो पेंटर्स थे, वो ऐसी आर्ट प्रेजेंट करते थे कि वो लोगों को इंटरेस्ट ही नहीं दिला पाते थे अपनी पेंटिंग्स में। मतलब अनट्रेंड जो पेंटर्स होते थे उनकी पेंटिंग में लोगों को बहुत ना के बराबर इंटरेस्ट आता था। फ्रॉम इट्स ऑलमोस्ट wild beginnings, outsider art has gradually become the fastest growing area of interest in contemporary आर्ट इंटरनेशनली। इसकी ऐसी बिगिनिंग्स जो शुरू हो चुकी हैं और अननोन है आउटसाइडर आर्ट की, वो धीरे 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 एक फास्टेस्ट ग्रोइंग एरिया ऑफ इंटरेस्ट बनती जा रही है इन कंटेम्प्रेरी आर्ट इंटरनेशनली। जो कंटेम्प्रेरी आर्ट है, अंतर्राष्ट्रीय जो समकालीन कला है, जो कंटेम्प्रेरी आर्ट है, इंटरनेशनली आप कह सकते हो इस चीज़ को, उसमें वो फास्टेस्ट ग्रो कर रहा है उसका इंटरेस्ट। मीन्स कि लोग जो है वो आउटसाइडर आर्ट जो है उसमें इंटरेस्ट लेने लगे हैं। बाहर का कोई पर्सन आया और उसने अपनी उस आर्ट को शो किया तो उसमें वो लोग इंटरेस्ट लेते हैं। दिस genre is described as the art of those who have no right to be artists as they have received no formal training। और इसमें क्या genre डिस्क्राइब किया गया है कि उन लोगों की आर्ट जिनके पास कोई राइट नहीं है आर्टिस्ट बनने का, वो फॉर्मल ट्रेनिंग भी उन्हें नहीं मिली है, इस वजह से उन्हें कोई राइट नहीं होता, येट शो टैलेंट एंड आर्टिस्टिक इंसाइट, लेकिन वो अपना टैलेंट और आर्टिस्टिक इंसाइट शो करते हैं, मतलब अपना टैलेंट शो करते हैं, अपनी आर्ट को शो करते हैं लोगों के सामने। अराउंड द टाइम Dubuffet was propounding his concept in India,
An untutored genius was creating paradise. Years ago, the little patch of jungle that he began clearing to make himself a garden, sculpted with stone and recycled material, is known to the world today as the Rock Garden at Chandigarh. टाइम से दुबू फेट जो थे अपने इस कॉन्सेप्ट को प्रोपाउंड कर रहे थे। प्रोपाउंड करना मतलब कि सामने रख रहे थे कि इंडिया में एक अनट्यूटर्ड जीनियस था जो कि पैराडाइज क्रिएट कर रहा था। उसने यहाँ एक एग्जाम्पल रखा है जीन दुबू फेट ने कि एक पर्सन था जिसको कोई ट्रेनिंग नहीं थी, कोई ट्यूशन नहीं मिला था उसको, उस चीज़ में कोई ट्रेनिंग नहीं मिली थी। तो ऐसा जीनियस क्रिएटिंग पैराडाइज, एक पैराडाइज स्वर्ग बना रहा था। कैसे? काफ़ी साल पहले द लिटिल पैच ऑफ जंगल का एक हिस्सा जो था दैट ही बिगैन क्लियरिंग टू मेक हिमसेल्फ अ गार्डन, जिसने उसमें एक गार्डन बनाने के लिए स्कल्प्टेड विद स्टोन, जिसमें कि वो स्टोन के स्टैचूज़ को बनाएगा। एंड रिसाइकल्ड मटेरियल इज़ नोन टू द वर्ल्ड, और रिसाइकल्ड मटेरियल से वो उस गार्डन को कुछ ऐसा क्रिएट करेगा जिसमें अपनी वो आर्ट शो करेगा। उसके लिए उसने उस जंगल के एक हिस्से को क्लियर कर दिया था वर्ल्ड टुडे एज द रॉक गार्डन, और वहाँ पर उसने उसी गार्डन को स्कल्प्ट किया था विद स्टोन एंड रिसाइकल्ड मटेरियल, स्टोन और रिसाइकल्ड मटेरियल से, जिसे आज रॉक गार्डन के नाम से जाना जाता है, विच इज़ सिचुएटेड एट चंडीगढ़। इट्स 80-year-old क्रिएटर डायरेक्टर नेकचंद, और ये जो गार्डन था वो किसने बनाया? जीन दुबू फेट ने यहाँ डिस्क्रिप्शन दिया है नेकचंद जी का। और नेकचंद जी जो हैं वो 80 years old क्रिएटर डायरेक्टर थे। इज़ नाउ हेल्ड एज इंडियाज़ बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर टू आउटसाइडर आर्ट, जिन्हें कि इस इंडिया के बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर अनाउंस किया गया है टू आउटसाइडर आर्ट के लिए उन्हें बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर बताया गया है। द 50th issue स्प्रिंग 2005 ऑफ रॉ विजन, अ UK based magazine pioneer in outsider art publications, features Nekchand and his rock garden sculpture Woman by the Waterfall on its anniversary issues cover। और रॉ विजन नामक एक UK बेस्ड मैगज़ीन है जो आउटसाइडर आर्ट पब्लिकेशन में आगे है। तो उसने नेकचंद और उनकी रॉक गार्डन की जो भी स्टैचूज़ बने हुए थे, स्टैचूज़ जो थे उनको नाम दिया था नेकचंद जी ने वुमेन बाय द वाटरफॉल को अपने 50वें अंक में स्प्रिंग 2005 की जो एनिवर्सरी थी उसके कवर पेज पर उसको शो किया गया था। मतलब ये जो है 50वां जो मतलब एनिवर्सरी मनाई जा रही है वो एक मैगज़ीन की थी, ठीक है। तो उसका जो 50th कंप्लीट हुए थे ईयर, उसके उस टाइम पर जो मैगज़ीन पब्लिश हुई थी तो उसके कवर पेज पर उनकी इस क्रिएशन को शो किया गया था। यहाँ पर जो है वो आउटसाइडर आर्ट जो है क्रिएट की गई थी नेकचंद के ज़रिए, जिसे कि इंडिया में बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर का नाम दिया गया था। टू द नेक्स्ट स्लाइड, and in this slide you can see the picture of the rock garden sculpture made of broken bangles by Nekchand, जिन्होंने broken bangles और वेस्ट मटेरियल से इन स्टैचूज़ को बनाया था। तो आप देख सकते हैं इस पिक्चर में आपको बहुत सारे स्टैचूज़ देखने को मिलेंगे which were created by Nekchand। The notion of art brut or raw art was of works that were in their raw state as regards cultural and artistic influences, anything and everything from a tin to a sink to a broken down car could be material for a work of art। और यहाँ जो नोशन दिया गया है आर्ट ब्रूट और रॉ आर्ट का, वो उनके वर्क के लिए दिया गया था जिसमें कि उन्होंने रॉ स्टेट को शो किया गया था, और जैसे कि एज रिगार्ड्स कल्चरल एंड आर्टिस्टिक इन्फ्लुएंसेस के रिगार्ड की तरह उन्होंने रॉ स्टेट में अपने वर्क को शो किया गया था। दैट्स वाई द आर्ट ब्रूट और रॉ आर्ट नोशन वॉज देयर फॉर नेकचंद्स क्रिएशन। Anything and everything from a tin to a sink to a broken down car could be material for a work of art। और यहाँ पर कोई भी कुछ भी चीज़ हो, टिन से लेकर और ब्रोकन डाउन कार तक, जो भी मटेरियल्स हैं वो एक आर्ट फॉर्म में यूज़ किया जा सकता है, उसे मीन्स वो मटेरियल बन सकता है वर्क ऑफ आर्ट का। समथिंग नेकचंद हैज़ टेकन टू डिजिंग हाइट्स,
कुछ ऐसा नेकचंद बहुत ऊंचाइयों तक लेकर गए थे। जो भी वेस्ट मटेरियल थे उन्होंने उनको यूज़ किया और एक बहुत ही ब्यूटीफुल वे में उन्होंने इस आर्ट को क्रिएट किया, उस गार्डन को क्रिएट किया। दैट वाज द आउटस्टैंडिंग टेस्टिमोनी और क्वालिटी ऑफ नेकचंद। Recognizing his art as an outstanding testimony of the difference a single man can make when he live his dream, कि अगर हम इस चीज़ को देखते हैं, जो उनकी आर्ट थी वो एन आउटस्टैंडिंग टेस्टिमोनी ऑफ द डिफरेंस अ सिंगल मैन कैन मेक व्हेन ही लिव्स हिज, कि ऐसा कहा गया है कि अगर हम इस बात को रिकॉग्नाइज करते हैं कि जब कोई पर्सन होता है वो अपना सपना जब देखता है तो उस सपने को पूरा करने के लिए वो एक सिंगल मैन उस अपने सपने को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकता है और वही क्रिएट करता है आउटस्टैंडिंग टेस्टिमोनी को। मतलब वो उसकी क्वालिटी एक आउटस्टैंडिंग टेस्टिमोनी बन जाती है जो एक डिफरेंस क्रिएट करती है सोसाइटी में। द स्विस कमीशन फॉर यूनेस्को विल बी ऑनरिंग हिम बाय वे ऑफ अ यूरोपियन एक्सपोजिंग ऑफ हिज वर्क्स। द 5-month इंटरैक्टिव शो रीम ऑफ नेकचंद beginning October will be held at leading museums in Switzerland, Belgium, France and Italy. The biggest reward is walking through the garden and seeing people enjoy my creation, नेकचंद says. नेकचंद जी की जो ये आर्ट थी उसे यूनेस्को स्विस कमीशन जो था उन्होंने मान्यता दी थी। किसके रूप में मान्यता दी थी? अभी आपको मैंने डिसाइड किया था कि एक पर्सन जब अपने सपनों को पूरा करने से हुई जो उसकी उपलब्धि होती है, उसकी जो अचीवमेंट्स होती हैं, उनका एक मीन्स स्टैंडिंग टेस्टिमोनी होती है, असाधारण प्रमाण होता है जो कि नॉर्मल नहीं होता किसी पर्सन के लिए, तो उसके लिए स्विस कमीशन उन्हें सम्मानित करे। इससे नेकचंद की जो क्रिएशन है यूरोप के देशों में उसका शो भी होगा। 5 महीने तक चलने वाला जो ये एक्टिव शो है रीम ऑफ नेकचंद वो अक्टूबर से शुरू होकर स्विट्ज़रलैंड, बेल्जियम, फ्रांस तथा इटली के जो भी मतलब म्यूजियम्स हैं वहाँ के उनमें उसका एक शो होगा 5 मंथ जो चलेगा। कभी बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड, फ्रांस, इटली, इन 4 जगहों पर 5 महीने तक उनका ये शो चलने वाला है। रिवॉर्ड इज़ वॉकिंग थ्रू द गार्डन एंड सीइंग पीपल एंजॉय माई क्रिएशन। और उन्हीं शो में नेकचंद जी ने कहा था कि अगर लोग मुझे कुछ रिवॉर्ड देना चाहते हैं तो वो उस गार्डन में जाएं और मेरी क्रिएशन को एंजॉय करें। दिस इज़ द बिगेस्ट रिवॉर्ड फॉर मी। नेकचंद जी ने ऐसा कहा था कि अगर लोग जाते हैं वहाँ और मेरी क्रिएशन को देखकर अप्रिशिएट करते हैं तो वही मेरे लिए सबसे बड़ा रिवॉर्ड होगा। और ये पूरा जो डिस्क्रिप्शन है नेकचंद जी की आर्ट का वो बृंदा सूरी ने हिंदुस्तान टाइम्स 28 अगस्त 2005 में आर्टिकल लिखा गया था, उसके थ्रू ये चैप्टर का ये पोर्शन जो है वो लिया गया है। सो स्टूडेंट्स, आई थिंक कि आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। बहुत सारे कन्फ्यूज़न है इसमें, लेकिन आप उस कन्फ्यूज़न को क्लियर करने के लिए लिसन मी प्रॉपरली एंड यू शुड हैव योर बुक इन फ्रंट ऑफ यू टू अंडरस्टैंड ईच लाइन प्रॉपरली। तभी आपको चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हो पाएगा। ऐसा नहीं कि आप डायरेक्टली आप पीपीटी या वीडियो के थ्रू स्टडी कर रहे हैं। आप स्टडी कीजिए, बट आफ्टर कंप्लीशन योर चैप्टर इन वीडियो you should have your book in your hands and learn the chapter again, read the chapter again, mention the hard words in the chapter again, okay, so that you can understand well. Otherwise फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम इस चैप्टर के थ्रू आ रही है, so you can comment me to solve your problem. I'm always here for you. Thank you so much.